कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कासिम अहमद खान, आपका बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चा लोग, पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी का, आई होप आपको वो पसंद आया होगा। लेकिन बिना देरी करे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम ये बात बोल के गए थे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, कि भैया उन फिलोसफर्स के बारे में, उन साइंटिस्ट के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था इस बायोलॉजी की फील्ड को धीरे धीरे बढ़ते हुए, उसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, आज हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर बात करें कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, किसी इंडियन का था, किसी अमेरिकन का था, क्या मतलब किसी गल्फ कंट्री का था, तो आप सीधा कहो कि भैया जो ग्रीस कंट्री के लोग थे, जो ग्रीक हुआ करते थे, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। क्योंकि सबसे पहली जो साइंटिफिक स्टडी होती है एनिमल्स की या प्लांट की, वो किसने स्टार्ट करी? वो इन्हीं ग्रीक के लोगों ने स्टार्ट करी। तो इसीलिए आपके सामने जो पहला पॉइंट पेश है वो ये कह रहा कि ग्रीक वर प्रोबेबली द पायनियर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आई होगी, जो बात अभी तक आपको नहीं पता होगी, जो बात आज आपको पता चली कि ग्रीक लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है बायोलॉजी को स्टडी, बायोलॉजी की जो स्टडी है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज वे में हमारे सामने पेश करने के लिए। तो सबसे जो अव्वल नाम है, सबसे पहले जो नाम आते हैं वो ग्रीक लोगों के नाम आते हैं। उसी में से एक थे जिनका नाम था क्या? एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। भैया नाम कुछ ऐसा है कि आप उनको एरिस्टोटले मत बुलाइएगा, ठीक है। एरिस्टोटल होता है जिनका जीवन काल लिख रखा है बिफोर सेंचुरी, मतलब बीसी में हुआ करता था 384 टू 322, मींस 384 टू 322 बीसी। तो ये इनका जीवन काल है, ठीक है। जीवन काल के बारे में इतना आपसे नहीं पूछा जाता कि उनका लाइफ स्पैन क्या था, कितने साल जिए, वो आपसे नहीं पूछा जाता। उनका रोल क्या था, उनके रोल के बारे में आपसे मेनली सवाल करा जाता। जरा उनका रोल याद रखिएगा। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने एनिमल की स्टडी जो थी वो डिटेल में करना शुरू करी। क्या? एनिमल्स की स्टडी जो सबसे पहले डिटेल में करनी शुरू करी वो साहब यही थे। कौन? एरिस्टोटल। इसीलिए इनको फाउंडर या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था कि इनको बायोलॉजी का फादर या बायोलॉजी का फाउंडर बुलाया जाने लगा। जरा सोच के देखो कि ये कितनी बड़ी उपाधि है कि आज जो आप बायोलॉजी, इतना ब्रॉड, इतना वास्ट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिसका इन्हें फादर बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपने जमाने में किया होगा, जब भी आज ये फादर बने बैठे हैं। आगे लोगों की बात करेंगे। थियोफरास्टस की अगर बात करें तो इनका जीवन काल 370 से लेकर 285 बीसी का माना जाता है। और इन्होंने जो मेनली स्टडी करी है, उन्होंने क्या, एरिस्टोटल ने क्या एनिमल्स पे करी थी, थियोफरास्टस ने क्या करा? थियोफरास्टस ने साहब प्लांट में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया, या प्लांट की स्टडी में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो इसीलिए हम इनको क्या कह देते, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते। किस नाम से जानते भाई साहब इनको? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से। तो ये बात भाई साहब भूल मत जाइएगा कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से किसको जाना जाता। तो ये शायद हमको जो छोटी सी इमेज मिल पाई जो इनके सामने लगाई है, खैर शक्ल अकल नहीं पहचाननी थी कि रास्ते में कहीं आपको मिलेंगे नहीं, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि हु वाज थियोफरास्टस, ही इज फादर ऑफ बॉटनी। क्या? फादर ऑफ बॉटनी। अब फादर ऑफ बॉटनी आप समझते हो कि बॉटनी का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स की स्टडी करने को नॉर्मली क्या कह देते हैं? बॉटनी कह देते हैं, ठीक है। अगले जो एक महान भाव है हमारे सामने, जिनका नाम है क्या? हिप्पोक्रेट्स। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो ये 462 377 बीसी के आसपास के हैं। लेकिन इनको ना हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते, ना ही इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते, क्योंकि इनका काम प्लांट और एनिमल से हटके था। इन्होंने क्या करा? सबसे पहले उस साइंस को चुना जिसमें किसी बीमारी को ठीक करना या किसी भी घाव को ठीक करना, मतलब हीलिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ द सिक। तो सबसे पहले इन्होंने उसी काम को चुना, इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता। तो फादर ऑफ मेडिसिन की उपाधि पाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। अभी तक हमने 3 कंट्रीब्यूटर्स के नाम पढ़ लिया, जिसमें पहले से थे एरिस्टोटल, जिनको बोला गया इज फादर ऑफ बॉटनी, थियोफरास्टस फादर ऑफ बॉटनी। हिप्पोक्रेट्स की बात कर लें तो फादर ऑफ मेडिसिन। बेटा भूल मत जाइएगा, बहुत ही नन्ही नन्ही मुन्नी बातें मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आ जाते हैं एंशिएंट बायोलॉजी के बीच, कि जब लोग मतलब आज तो हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग जो आज से हजारों साल पहले थे, आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले थे, जरा उनकी सोच देखिएगा कि वो लोग किस तरह से इस बायोलॉजी को समझते थे।
बायोलॉजी किस तरह से उनके पल्ले पड़ती थी, वो किस तरह से समझ के दूसरों को समझाया करते थे, थोड़ा सा उसी में हम लोग एंशिएंट बायोलॉजी को लेंगे। ऐसी कोई हेडिंग नहीं है, बस मैंने बना दी आपको समझाने के लिए। आपको बता दें कि बायोलॉजी जो है ये आज से नहीं है। अगर एंशिएंट इंडिया में देखा जाए लगभग 2500 बीसी से लेकर 650 बीसी के बीच, तब भी इतने साल पहले भी, मतलब जो अभी ये बीसी चल रहा है, एडी फलान ढिमकाना चल चुका और अभी ये सेंचुरीज चल रही हैं, तो उनसे पहले की बात है। जरा सोचो, मतलब आज से 2000 साल पहले तो छोड़ो ही छोड़ो, मतलब वो तो था ही नहीं, 2000 तो आप काउंट ही मत करो। उससे पहले का जो हमारा भारत था, उससे पहले का जो हमारा इंडिया, इसको एंशिएंट इंडिया के नाम से जानते थे हम लोग, ये आज भी जानते हैं। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री अगर हम उसकी हम पढ़ते हैं तो वहाँ से भी लोग, ऐसा नहीं था कि वो बायोलॉजी नहीं जानते थे, वो बायोलॉजी जानते थे। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बना दिए गए क्लासिफिकेशंस के, जिनसे हम प्लांट्स को और एनिमल्स को आसानी से क्या डिफरेंशिएट कर सकते थे। इसके अलावा प्लांट्स में भी अगर देखें तो कौन सा प्लांट्स मेडिसिनल होता है, कौन सा प्लांट ऑर्नामेंटल होता है, कौन से प्लांट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन सब के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन ढेर सारे हैं। आई होप आपको यहाँ पर बात क्लियर होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं कि कुछ एनिमल्स जो बच्चे देते थे उस जमाने में, मतलब उस एंशिएंट इंडिया में, उन एनिमल्स को जीवज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीवज। मतलब ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म दें, जो बच्चों को पैदा करें, वो कहलाते हैं क्या? जीवज। जिनको आज हम जानते हैं क्या? विविपेरस एनिमल। क्या कहते हैं जिनको आज हम उनको कहते हैं भाई साहब विविपेरस एनिमल। और साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ जीवज के बारे में नहीं, मतलब सिर्फ विविपेरस के बारे में नहीं भाई साहब, ओविपेरस के बारे में भी कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एनिमल जो अंडा देते हैं, ऐसे एनिमल जो अंडा देते हैं, जिनको आज हम ओविपेरस के नाम से जानते हैं, उनको उस समय के लोग, एंशिएंट इंडिया के लोग, अंडज के नाम से जानते थे। जो अंडा जने, जो अंडे को दे, वो कहलाता था क्या? अंडज। ऐसा ही नहीं है, आज जो आप ये बासमती राइस खाते हैं, इस बासमती राइस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी कुछ बातें हैं, वो आज से जो हजारों साल पहले पुराण लिखी गई थी, उन पुराणों में भी इन चावलों का, इन बासमती चावलों का सबूत मिलता है। और ये जो हम लोग जो राइस का कल्टीवेशन करते चले आ रहे हैं आज से हजारों साल पहले से, आपको मालूम होना चाहिए कि हजारों से ज्यादा वैरायटी है जो यहाँ पर हम कल्टीवेट करते चले आ रहे हैं, हम उगाते चले आ रहे हैं, जो कि हमारी धरोहर है। ठीक है, तो बायोलॉजी कोई अभी नई आई हुई चीज नहीं है, इसको आज से 1000-2000 साल पहले भी लोग जाना करते थे, लेकिन किसी और तरीके से जानते थे, लेकिन किसी और तरीके से। तो आई होप आपको यहां तक तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन बात अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली। जरा सुनिएगा इस बात को। आपको मालूम है कि बायोलॉजी की मेन शुरुआत लगभग 1650 से हुई, जब एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा था? माइक्रोस्कोप डेवलप करा था। और माइक्रोस्कोप कौन सा था? वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, जो कि आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा था। लग रहा है कि किसी की चप्पल अप्पल है जो बांध के रख दी गई है, बट ऐसा नहीं है भैया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अरे जो आप वो लेंस इस्तेमाल करते हो वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। तो कह रहे हैं सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। ये सभी को पता है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट होती है। कह रहे हैं वो सीन थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो सबसे पहले देखी गई, कैसे देखी गई भाई साहब? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखी गई। कह रहे बायोलॉजी नाउ बिगेन टू ग्रो फास्टर। आज के समय में तो बायोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ चीजों के बारे में तो हमें अच्छी खासी जानकारी है। और ये जानकारी हम कहां से बटोर रहे हैं? ये पुराने जमाने से धीरे 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 करते करते आज जो हमारे पास जानकारी इकट्ठा हुई है, उसी के बिहाफ पे, उसी के बेसिस पे आज ये बायोलॉजी क्या तेजी से भाई साहब बढ़ती चली जा रही। कह रहे विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इन द 16th सेंचुरी, आपको मालूम है 16वीं सदी में, मतलब 1650 में एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, कह रहे अ न्यू वर्ल्ड ऑफ द माइन्यूट एनिमल एंड प्लांट्स केम टू ह्यूमन नॉलेज। मतलब वो 16वीं सदी एक गोल्डन सदी थी, जिस सदी में इंसान के सामने वो माइन्यूट एनिमल्स, वो माइन्यूट प्लांट्स भी आए, जिनको हमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। जरा सोचो कि एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही थी, एक नए वर्ल्ड का क्रिएशन हो रहा था, जिसमें हम उन एनिमल्स को भी देख पाएंगे जो हमने कभी अपनी आंखों से देखे ही नहीं थे। तो जरा सोचो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इन द 16th सेंचुरी, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ द माइन्यूट एनिमल्स एंड द प्लांट्स केम टू ह्यूमन नॉलेज। अगली बात बता दें, जब 19वीं सदी आ गई,
19वीं सदी आते आते मतलब 19 सेंचुरी जब आ गई तो बायोलॉजी जो था भैया काफी दूर पहुंच चुका था। मतलब जो धीरे 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 जो भी बायोलॉजी चल रही थी अब ये काफी दूर आ चुकी। मतलब कई सारे इन्वेंशंस हो चुके थे, जर्म्स की डिस्कवरी हो गई, साथ साथ में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में आ गया कि जो अर्थ की ओरिजिन है वो कैसे हुई है, जो एवोल्यूशन है मतलब डार्विन्स भी आ गए, डार्विन्स के बाद लेमार्क भी आ गए, उसके बाद कई और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, जिन्होंने अपनी थ्योरी के बेसिस पे दिया, कुछ ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई किसके लिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को लेकर। और साथ साथ में फिर शील्डन शॉन जैसे लोग भी हैं जिन लोगों ने सेल थ्योरी दी। मतलब रुडोल्फ वर्शो ने उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके जो मेन सेल थ्योरी है वो बनाई है, लेकिन सेल थ्योरी जैसी चीज हमारे पास आ गई कि एक इंसान जो होता है या कोई भी जीव दुनिया में, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बिना सेल के हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें भी उस समय तक हमारे सामने धीरे 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 चलती चली आई थी। तो इन द 19th century the biology took the several major leaps to the discovery of the germs, wider acceptance of the theory of the organic evolution, तो लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। साथ साथ में सेल थ्योरी भी स्टैब्लिश हो गई थी। तो आप यहाँ पे जो नीचे छोटे से डायग्राम देख रहे हो, इसमें से एक डायग्राम जो है भाई साहब ये किसका था, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना है, और इसमें से एक डायग्राम जो मैंने बना रखा है ये भाई साहब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बना के रखा है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सबसे पहले बनना शुरू हुए थे वो रॉबर्ट हुके के टाइम से बनना शुरू हुए हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुके के बारे में आपको पता होगा सबसे पहले जो सेल खोजी थी किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुके ने ही खोजी थी, ठीक है। लेकिन भाई साहब बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। अभी तक हम लोगों ने थोड़ी बहुत एंशिएंट बायोलॉजी की बात करी, मतलब वो बायोलॉजी जहां पर चीजें थोड़ी 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 करके बढ़ रही थी कि थ्योरी को भी एक्सेप्ट करना लोग क्या पाप मान लेते थे कभी कभी। लेकिन आज आ जाते हैं आज की बायोलॉजी पे, तो आज ये हमारी 20वीं 21वीं सदी जो हमारी 21वीं सदी चल रही है, इसमें ऐसे कई सारे राज हमारे सामने नेचर के खुले हैं जिनको हम 16वीं 19वीं सदी तक जानते ही नहीं थे। ऐसे मिराकुलस इनोवेशंस हुए हैं मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एवं हर फील्ड में जो कि रिलेट करती है बायोलॉजी से, जिसने हमारा जीना आसान कर दिया, जिसने हमारा लंबे समय तक जीना आसान कर दिया, ठीक है। जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ, मेडिसिन के आने की वजह से ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे डिजीजेस जो क्यूरेबल नहीं थी उनकी क्योर होना शुरू हो गई। अपने आप को प्रिवेंट हमने करने के लिए कई सारे सुझाव ढूंढ लिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, नाउ द 21st century is poised to unravel more mysterious of nature and the miraculous innovations in the medicine and agriculture। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आया होगा। ये आज की बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और बायोलॉजी ने सिर्फ इसी फील्ड में प्रोग्रेस नहीं करी है। बायोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो भैया विटामिन हैं, हॉर्मोन्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, कैंसर पे रिसर्च है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, एवन जो क्लोनिंग होती है, आपको मालूम होगा क्लोनिंग इंसानों पे तो बैन है, बाकी अदर एनिमल्स पे क्लोनिंग अलाउ है। अभी ये क्लोनिंग क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे इन्हीं प्यारे प्यारे लेक्चर्स के साथ, जो कि आपका कोर्स भी समाप्त कराते चले जाएंगे विद योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के साथ। इसके अलावा स्टेम सेल्स पर रिसर्च जो चल रहा है, स्टेम सेल्स क्या होती है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग बोन मैरो की बात करेंगे, ब्लड सेल्स की बात करेंगे, तो स्टेम सेल्स की भी बात कर लेंगे। इसके अलावा कैसे कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लगे, जो पहले इम्पॉसिबल चीजें थी आज वही क्या हो गई, आज वो बहुत ही पॉसिबल चीजें हो गई। उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल साइंस है, इसके अलावा जो आउटर स्पेस की लाइफ है, इन सब के बारे में भी हमने जानना शुरू कर दिया भैया। लेकिन आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसान के बारे में आपको पता होगा कि ये मोस्ट ऑफ चीज़ों को चैलेंज देने की सोचता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये कुछ चैलेंज देने की सोच रहा। मतलब आज के साइंटिस्टों ने कुछ प्लान करा कि हम जिंदगी को क्रिएट करते, जैसे कि आप आखिरी सेंटेंस में पढ़ पा रहे हो कि नाउ द साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू क्रिएट लाइफ। अब ये लाइफ को कैसे क्रिएट करेंगे, आपको मालूम होगा कि जो एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन में क्या था, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें थी, जो ऑर्गेनिक चीज़ें थी, वही जो नॉन लिविंग चीज़ें थी, जब वो कंबाइन हुई, कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। तो इंसान भी आज यही चाह रहा कि हम कुछ ऐसा कर लें कि हम जिंदगी को क्रिएट कर पाए। देखो, जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन इंसान चला है जिंदगी को क्रिएट करने। अब वो जिंदगी कैसे क्रिएट करेंगे, इन्होंने कहा कि हो सकता हो कि हम लोग कोई सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया ही बना ले, कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही बना ले। कैसा, किसी लाइफलेस मटेरियल से, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें जान ना हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लें, एक लाइफ क्रिएट कर लें। इवन सिंगल सेल की बात कर रहा है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है, लेकिन वो लाइफलेस मैटर्स क्या हो सकते थे, वो भैया फैटी एसिड्स भी हो सकते थे, और साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकता था। और आपको बता दें कि डीएनए की जो यूनिट होती है, आरएनए की जो यूनिट होती है, वो क्या होती है, वो यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इन्हीं सबको इस्तेमाल करके क्या
एक ज़िंदगी क्रिएट करना चाह रहे हैं, एवन एक सिंगल सेल्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो बच्चा लोग, ये आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, क्योंकि हम लोग अभी बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी हमें एक लेक्चर की ज़रूरत और पड़ेगी अपनी इस बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ढेर सारी ब्रांचेस भी हैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज उनके बिना कुछ गुजारा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, सो बच्चा लोग बने रहिए हमारे साथ इसी लेक्चर के साथ। जिसने भी अभी तक लाइक ना करा हो भैया, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे इन प्यारे प्यारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।